जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और आज हम लोगों का जो चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले हम द्विघात बहुपद समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2, अर्थात जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है या व्यापक रूप है, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं, जनरल फॉर्म। यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो हमारा वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। बाकी यहाँ पर जो भी ये क्वांटिटीज है b और c, ये 0 हो सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ये 0 होगा तो हमारा वह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि px कोई द्विघात बहुपद हो, कोई द्विघात बहुपद हो, यदि px कोई द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण बोलते हैं, कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा कि यदि px कोई द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि यदि a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 न हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा वह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल।
या हल, द्विघात समीकरण के मूल या हल, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल या हल किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। तो चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो द्विघात समीकरण को हल करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, हल कहलाता है, हल या मूल कहलाता है, कहलाता है। तो द्विघात समीकरण का हल या मूल किसे कहते हैं? चर राशि का वह मान जो द्विघात समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है, वह द्विघात समीकरण का हल या क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और एक को हम लोग बीटा से दिखाते हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। एक को हम दिखाते हैं अल्फा से और एक को दिखाते हैं बीटा से। द्विघात समीकरण के मूल या हल किसे कहते हैं? तो चर राशि का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? हल कहलाता है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां क्या क्या होती हैं, कैसे हम लोग हल करते हैं? अगला चीज हम लोग समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसके बाद है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ये तीन विधियां हैं। इसमें से हम दो विधियों का अध्ययन करेंगे, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गुणनखंड विधि और एक पढ़ेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र द्वारा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये है मान लीजिए द्विघात समीकरण। इसका हम गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसका इसमें हम गुणा करते हैं। तो a का c में गुणा करेंगे ac आएगा। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे। मान लीजिए हमने इसका फैक्टर किया तो a इंटू क्या आया? c आया। इसके बाद इनका जो चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस है, गुणा किया प्लस आया, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो यदि प्लस आएगा तो इन फैक्टर को ऐसा सजाएंगे कि जोड़ने पर b आए, और यदि माइनस आए तो हम ऐसा सजाएंगे कि घटाने पर b आए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे। इस तरह से जब हम करेंगे तो बीच वाला जो टर्म है यह दो भागों में विभक्त हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाकर कॉमन कर लेंगे।
तो दो फैक्टर मिलेंगे। अब जब दो फैक्टर मिलेंगे, दोनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और जब दोनों को बारी बारी से जीरो करेंगे तो हमें दो मूल मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। यही मान लीजिए द्विघात समीकरण है और इसका मूल ज्ञात करना है। और मूल किसकी सहायता से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं बताया हूं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, इसका हम गुणा करेंगे इसमें। तो 15 का 1 में गुणा करेंगे, ये आपका 15 आ जाएगा। और 15 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे क्या आ जाएगा, 5। इसके बाद मैं बताया हूं कि इनके चिन्ह का गुणा करेंगे। यहां पर प्लस है और यहां भी क्या है, प्लस। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अब हम क्या करेंगे कि उनको ऐसा सजाएंगे कि प्लस आया है ना, ऐसा सजाएंगे कि जोड़ने पर हमें 8 चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको 1 बना लेते हैं तो 3 × 5 हो जाएगा और 5 3 8 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह पर 5 + 3 और x लिख देंगे और प्लस 15 = 0। अब हम x का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस का गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस का प्लस में गुणा प्लस, 5 का x में गुणा 5x, प्लस का प्लस में गुणा प्लस, 3 का x में गुणा 3x और प्लस 15 है तो 15 बराबर 0। मैंने कहा है कि बीच वाला जो पद होता है वह दो भागों में विभक्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाया हमने और यहां से कॉमन किया है, x कॉमन है तो बचेगा x + 5। यहां से 3 कॉमन है तो भाग दिया जाता है तो x और 3 5 जा 15 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यह x + 5 कॉमन है, x प्लस जब 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 3 और इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैं कहा कि दो फैक्टर आपको मिलेंगे, इनको बारी बारी से जीरो करेंगे। तो पहले इसको जीरो करिए आप। यदि x + 5 बराबर 0 तो +5 है उधर जाएगा तो -5। और यदि इसको जीरो करेंगे x + 3 = 0 तो x = क्या आ जाएगा, -3। क्योंकि यह +3 है उधर जाएगा तो -3। तो ये हमने द्विघात समीकरण को हल किया। और किस मेथड द्वारा हल किया, तो ये हमने जिस मेथड द्वारा हल किया उसका नाम है गुणनखंड विधि। तो इसके दो मूल मिल गए और द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। अगला चीज है हम लोगों का द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो यह श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b + √b² - 4ac/2a। ये जो सूत्र है यह द्विघाती सूत्र कहलाता है या फिर श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। तो यह सूत्र आपको बेहद इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रख लेना है। x बराबर -b + √b² - 4ac/2। इसमें b क्या है, b जो होता है x का गुणांक होता है, ये क्या होता है, x² का गुणांक होता है और c क्या होता है, अचर पद। यहां से एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस। तो प्लस यदि लेते हैं तो उसको मैं अल्फा से दिखा देता हूं। जैसा मैं कहा हूं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो एक को हम अल्फा से दिखा दिए, प्लस वाले को हमने अल्फा से दिखा दिए और माइनस वाले को हमने किससे दिखा दिया, बीटा से दिखा दिया। तो यहां से द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल। एक को अल्फा से दिखाते हैं, एक को बीटा से। तो अल्फा बराबर -b + √b² - 4ac/2a और बीटा बराबर -b - √b² - 4ac/2a। तो इस सूत्र में यदि आप रख लेंगे तो आपको द्विघात समीकरण के दोनों मूल का होंगे मिल जाएंगे। तो मैं सवाल इसी को सिलेक्ट करता हूं और इस सवाल को मैं बिल्कुल श्रीधराचार्य विधि से ही हल करूंगा, द्विघाती सूत्र द्वारा ही हल करूंगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। तो आपका सवाल ये है x² + 8x +
15 इक्वल टू 0। हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसकी तुलना करना होगा, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करना होगा। तो मानक द्विघात समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² है, a का 1 है वैल्यू, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है 15 है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है, ये होता है। तो माइनस बी की वैल्यू है 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है क्या 15 और अपान 2 ए की वैल्यू है 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये -8 प्लस माइनस ये 8 जा 64 हो जाएगा, माइनस 15 चौके 60 हो जाएगा अपान 2। तो 64 में से 60 जाएगा, 4 बचेगा बाई 2 और 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, 2 होता है वर्गमूल। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस ले लेते हैं हम लोग, प्लस लेने पर तो प्लस लेते हैं हम तो -8 प्लस 2 बाई 2, तो 8 में से 2 जाएगा -6 बाई 2 यानी 2 3 6 -3। एक x का मान ये आ गया। अब मैं माइनस ले लेता हूं, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो -8 माइनस 2 बाई 2, 8 2 10 माइनस 10 बाई 2, 2 5 10 माइनस 5। तो यहां से x का मान क्या आ गया? -5 आ गया। तो बिल्कुल सेम आंसर मिला। लेकिन यह हम द्विघाती सूत्र द्वारा हल किए हैं और इसे हम लोगों ने कैसे हल किया है? फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं, यदि मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? यदि मूल ज्ञात हो, यदि मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। यदि हमें मूल ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको मूल ज्ञात हो, अल्फा ज्ञात हो और बीटा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और आपको दोनों मूल ज्ञात हैं, तो आप द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? तो द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में आप अल्फा और बीटा का मान रख देंगे तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? द्विघात समीकरण निकल जाएगा। कब निकल जाएगा? जब उसके मूल पता होंगे। अगला चीज समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ये है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल होते हैं अल्फा और बीटा। आप मूलों का योग निकालना चाहते हैं, मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई ए। और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? मूलों का
गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई। तो यदि द्विघात समीकरण दिया हो, हमें मूलों का योग निकालना हो तो माइनस बी बाई ए से निकालते हैं, और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो हम सी बाई ए से निकालते हैं। तो यह भी सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इन सूत्रों को याद रख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, विविधकर क्या होता है। विविधकर द्विघात समीकरण का विविधकर, समीकरण का विविधकर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विविधकर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है, तो जो द्विघाती सूत्र आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, तो इसमें जो यह क्वांटिटी है यही विविधकर कहलाता है। विविधकर, ये विविधकर कहलाता है या विवेचक कहलाता है, और इसे हम लोग डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो द्विघात समीकरण का विविधकर या विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह विविधकर जो है वह मूलों के प्रकृति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस विविधकर की सहायता से हम मूलों के नेचर को समझ सकते हैं, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ये जो विविधकर है वह मूल कैसे है इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे पहला चीज, यदि d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो जब d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है तो मूल जो है वह वास्तविक होता है। वास्तविक होता है, मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, अर्थात वास्तविक मूलों का अस्तित्व होता है। वास्तविक मूलों का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। यदि d का मान लेस देन 0 हो तो मूल जो होते हैं काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तीसरा चीज, यदि d की वैल्यू 0 हो तो मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। मूल बराबर, वास्तविक और परिमेय होते हैं। जब d की वैल्यू 0 होती है तो मूल बराबर होते हैं, वास्तविक और परिमेय होते हैं। अगला चीज, यदि d ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग हो, और क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। यदि d ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग हो तो मूल जो होते हैं असमान होते हैं। मूल क्या हो, असमान होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं और परिमेय होते हैं। असमान मूल होते हैं, वास्तविक और परिमेय होते हैं। लेकिन यही यदि d ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो तो क्या होता है, मूल असमान तो होते ही हैं और वास्तविक भी होते हैं, लेकिन अपरिमेय होते हैं। जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं।
ठीक है। तो हमें ये समझना है जब डी का मान ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, अर्थात वास्तविक मूलों का अस्तित्व होता है। जब डी लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होते हैं। जब डी बराबर 0 होता है तो मूल बराबर वास्तविक और परिमेय होते हैं। जी ग्रेटर देन 0 होता है और पूर्ण वर्ग हो तो असमान और वास्तविक और परिमेय होते हैं। जब डी ग्रेटर देन 0 हो और क्या हो, पूर्ण वर्ग न हो तो मूल जो होते हैं असमान और क्या होते हैं, वास्तविक और अपरिमेय होते हैं। तो यह डी जो होता है मूलों की प्रकृति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी सहायता से हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं यह हम जांच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण क्या होता है, विविधकर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, अर्थात इसके हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित एनसीईआरटी जो बुक है उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।